हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने स्टार्टिंग के दो क्लासिफिकेशन एफर्ट देखे थे, एक तो डॉबे-रिनर का ट्रायड लॉ और एक न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेक्स्ट एफर्ट, और वो किया था किसने? मेंडेलीव ने। तो देखो, मेंडेलीव जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था और एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था। और ये जो टेबल जो बनी थी वो बहुत ही बड़ा एफर्ट था, ठीक है। ऑलमोस्ट ये एकदम सही टेबल थी जैसे कि जरूरत थी, बस कुछ इसमें लिमिटेशन रह गई थी जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सुधारा गया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब अपन स्टडी करेंगे तो उसके बनने का बहुत बड़ा क्रेडिट आप मेंडेलीव को भी देंगे। तो जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए थी उस समय नेचर में कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे? तो कितने हो चुके थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब मेंडेलीव ने कहा कि टेबल बनाने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल में करूंगा जिस प्रॉपर्टी की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी एलिमेंट की वो अच्छे से स्टडी कर सके। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या देखा, एटॉमिक मास और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की। पहले अपन इन तीनों वर्ड को समझते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से अपना क्या मतलब है। तो देखो, एटॉमिक मास का सिंपल सा मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम का कितना मास होता है, और ये कैसे निकाला जाता है? जो कार्बन 12 जो होता है उसके 1/12 करते हैं, उसका एक हिस्सा जो आता है उससे कंपेयर करके एटॉमिक मास क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना फोकस करें कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, एक किसी एटम का मास होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट को अपन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको पहले रखें और उसके ज्यादा वाले मास को उसके आगे, और ऐसे पुट करते जाएं, और फिर अपन उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। कौन सी प्रॉपर्टी थी? फिजिकल और केमिकल। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, साइज से, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कैसे एक एटम किसी और एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। मतलब एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो मेंडेलीव जो थे उन्होंने एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि, और हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी में अपन रिएक्शन देखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया? ही यूज्ड कंपाउंड फॉर्मेशन बाय एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की उन्होंने? जो भी एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे उसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड और उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड जो बनना है वो किस तरीके का बनता है, इस केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की। तो उन्होंने कंपाउंड फॉर्मेशन देखा हर एलिमेंट का, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिए? तो इसके दो कारण है, ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट इनके साथ कंपाउंड बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट, अगर कोई चीज हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगी तो वो हाइड्राइड कहलाएंगे, अगर कोई चीज ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगी तो वो ऑक्साइड कहलाएंगे। और फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वर यूज्ड एज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो फॉर्मूले आ रहे थे हाइड्राइड और ऑक्साइड के, उनको कंपेयर किया जा रहा था। मान लो कोई दो एलिमेंट है और उनका हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो एक जैसा ही है, तो उसे कहेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर। और उनका अगर फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है तो उनकी कहेंगे प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। यहां तक वापस एक बार रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझना। मेंडेलीव पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना चाहा। उसके समय 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रखे थे और उन्होंने किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की थी? एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में। और उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए उन्होंने क्या देखा? कंपाउंड फॉर्मेशन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे बनता है। फिर कैसे प्रॉपर्टी कंपेयर की?
उनकी रिएक्शन के बाद जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को क्या किया, कंपेयर किया। अगर किन्हीं दो एलिमेंट के फॉर्मूले सेम आते हैं, ऑक्साइड और हाइड्राइड के, तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखते हैं। एलिमेंट विथ सेम फॉर्मूला हैव सिमिलर प्रॉपर्टी सो दे ग्रुप टुगेदर। देखो इसको अपन समझते हैं। जैसे पहले उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट अरेंज किया। लिथियम किया, बेरिलियम किया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करते गए। उस समय इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ इनर्ट गैस नहीं ली। फिर लिथियम का जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से जो लिथियम हाइड्राइड बनता है उसका फॉर्मूला देखा, तो उसका फॉर्मूला है LiH। फिर बेरिलियम का देखा तो BeH2। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग है, इसमें एक H आ रहा है, इसमें दो H आ रहे हैं, अलग अलग है तो इसे अलग अलग रखा, ठीक है। फिर बोरॉन के साथ देखा BH3, फिर कार्बन के साथ CH4, फिर NH3, फिर H2O, फिर HF, ऐसे देखें। फिर उन्होंने देखा कि जब सोडियम आया तो सोडियम का हाइड्रोजन के साथ जो फॉर्मूला था वो था NaH। क्या था? NaH। और ये फॉर्मूला ठीक इसी पैटर्न का है। इसका मतलब उन्होंने सोडियम को आगे ना रखकर कहां रख दिया, इसके नीचे। फिर जब मैग्नीशियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला देखा तो देखा कि उसका फॉर्मूला बेरिलियम के जैसा का जैसा है, तो उसको इसके नीचे रख दिया, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूले, जिनके फॉर्मूले एक जैसे थे उनको एक लाइन में रखा, और जिनके फॉर्मूले अलग थे उन्हें आगे पुट करते गए। इस तरीके से एक टेबल का पैटर्न हो गया, जिसमें ऐसी रो थी और ऐसे खड़े खड़े से क्या थे, कॉलम थे, ठीक है। और उनकी यही जो पूरा अपीयरेंस आया उसको उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। अब ये टेबल बनाने के लिए उसने कौन सा एलिमेंट, कौन सी ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किया था, एटॉमिक मास यूज किया था। और उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास से जब अपन अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, देखो यहाँ पर लिथियम से अलग होती गई, अलग होती गई, अलग होती गई, और फिर सोडियम की वापस आ गई, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वापस सेम आ रही है। इस चीज को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अगर किसी चीज की प्रॉपर्टी जो होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं और सर्टेन इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी आती है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। और ये पीरियोडिसिटी कब आई, जब एलिमेंट को अपन ने कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। तो इस पूरी चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राइट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो क्या था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इस लाइन को अच्छे से समझे। पहले तो ये देखते हैं ये क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इस लाइन का मतलब ये है कि एलिमेंट को किसके बेसिस पे अरेंज करना है, एटॉमिक मास के बेसिस पे। और ऐसा करने पर एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इसलिए इसको क्या बोला, पीरियोडिक फंक्शन बोला। इट मींस व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को अपन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। देखो ये अलग थी, फिर सोडियम की वापस सेम आई, फिर ऐसे अलग अलग करते गए, फिर वापस पोटेशियम की सेम आई, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। और ये किसके हिसाब से आ रही थी, एटॉमिक मास के कारण आ रही थी, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास बोला। अब इन्होंने जो एलिमेंट है उससे अरेंज करने से एक टेबल बन गई। टेबल में रो जो थी और एक कॉलम था, रो को इन्होंने नाम दिया पीरियड। क्यों दिया? क्योंकि रो खत्म होने के बाद वापस कैरेक्टर सेम हो रहे थे। पीरियोडिसिटी कहां आ रही थी, एक पीरियड खत्म होने के बाद आ रही थी, इसलिए उसे नाम दिया पीरियड। और वर्टिकल कॉलम जो था उसे बोला ग्रुप। एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, एक जैसी थी। अब उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कैसे किया वो अभी अपन समझते हैं। इस पूरे से ये कंक्लूजन निकलता है कि मेंडलीव ने जो था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया, टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टी थी वो रिपीट हो रही थी। और कौन सी प्रॉपर्टी की उन्होंने स्टडी की थी, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड कैसा बनता है। अगर कंपाउंड एक जैसे बनते हैं, उनके फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, तो उन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में रखा, और ये डिनोट करता है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट देखेंगे, उसकी अचीवमेंट देखेंगे और उसके ड्रॉबैक देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे अरेंज की थी। तो सबसे पहले मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किए थे, कॉलम बनाए
और क्या बनाई थी, रो। टेबल्स वही होती है जिसमें कॉलम भी होते हैं, रो भी होती है। तो कितने कॉलम बनाए और कितनी रो बनाई, तो कॉलम को तो उसने नाम दिया था ग्रुप, और कितने ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप बनाए थे। इनिशियली 8 ही ग्रुप बनाए थे। बाद में जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई थी तो उन्होंने एक और ग्रुप बनाया जिसे 0th ग्रुप बोला गया, और उसे सबसे पीछे 8 ग्रुप के बाद में रखा गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट नीचे उन्होंने फॉर्मूले लिखे। किसके लिखे, ऑक्साइड और हाइड्राइड के। उन्होंने कहा कि अगर आर किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, अगर उस एलिमेंट का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O आएगा तो उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा, और हाइड्राइड का फॉर्मूला RH आएगा तो उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे सेकेंड ग्रुप में RO वाले, और हाइड्राइड का क्या था, RH2। इस तरीके से ऊपर उन्होंने क्या लिख दिए, ऑक्साइड के फॉर्मूले, और नीचे किसके लिख दिए, हाइड्राइड के फॉर्मूले। अगर मैं इसमें से, जैसे मान लो फोर्थ ग्रुप है, और फोर्थ ग्रुप में से ये 2 एलिमेंट, वैसे तो सब बहुत सारे एलिमेंट थे, यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं समझाने के लिए। जैसे कार्बन और सिलिकॉन आता है। अब मैं बोलता हूं कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा होगा, तो यही होगा RO2। R की जगह कार्बन लिख देंगे तो क्या बनेगी, CO2, और ऐसा ही रख देंगे तो क्या बनेगा, SiO2। हाइड्राइड का फॉर्मूला देखना है तो R की जगह कार्बन रख देंगे तो CH4, और ऐसा ही रख देंगे तो SiH4। तो इस तरीके से इन्होंने ऊपर क्या रख दिए थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले रख दिए। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। हर जो ग्रुप था उनको फिर उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए और बी। हर को देखो 7 तक सब ग्रुप जो है वो ए बी में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। 8 जो ग्रुप था उसमें 3-3 एलिमेंट पुट किए थे। जब यहाँ नीचे पुट करेंगे, आप टेबल देखेंगे बुक में, तो वहां पर ऐसे नाम तो नहीं लिखा हुआ है A B C, लेकिन हर में 3-3 एलिमेंट पुट किए हुए हैं। इसका मतलब 8th में कितने ग्रुप थे, सब ग्रुप थे, 3 सब ग्रुप थे, जबकि 1 to 7 तक कितने थे, 2 सब ग्रुप थे। ये तो हुई ग्रुपिंग की बात। अब पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड कितने थे, तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को उन्होंने फिर 2-2 सब पीरियड में डिवाइड किया, जिसे सीरीज बोला। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल क्या की थी, अरेंज की थी। इसमें एलिमेंट भी फिल किए। अब देखो, अपन को सारे एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे कहां पर पुट किया हुआ है। वैसे भी अपन को सिर्फ इस अरेंजमेंट को अच्छे से याद करना है कि ये ग्रुप कहां लिखे हुए हैं, पीरियड कहां लिखा हुआ है, ऐसे की ऐसी बनानी है अपन को। ठीक है, एलिमेंट फिल करने जरूरी नहीं है। एक और चीज, एलिमेंट अपन कौन से लिख सकते हैं, मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद करवाए थे, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, हाइड्रोजन, और फिर आता हीलियम। हीलियम इनर्ट गैस है, डिस्कवर्ड नहीं था। फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, सेकंड में बेरिलियम, थर्ड में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियोन आता है, वो डिस्कवर्ड नहीं था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन आता है, वो डिस्कवर्ड नहीं था। पोटेशियम और कैल्शियम। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक फिल कर देना, बाकी आगे पूरी लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये अरेंजमेंट था किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ये थे ग्रुप कितने थे, टोटल 8 ग्रुप थे, बाद में एक और ग्रुप जोड़ा गया। पीरियड कितने थे, 7 पीरियड थे। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 8th में कितने थे, 3 सब ग्रुप थे। और पीरियड कितने थे, 6 पीरियड थे, और हर पीरियड में अपने 4th 5th 6th पीरियड को 2-2 सब सीरीज में डिवाइड किया गया था। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये सारे एलिमेंट का अगर ऑक्साइड का फॉर्मूला देखूंगा तो R2O आएगा, मतलब H लिखूंगा तो H2O, Li लिखूंगा तो Li2O, Na लिखूंगा तो Na2O, K लिखूंगा तो K2O। तो एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, एक जैसा ही होगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते। देखो यहां पर थ्योरी में क्या लिखा हुआ, मेंडलीव अरेंज टेबल इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, जिसको पीरियड बोला, एंड वर्टिकल कॉलम, जिससे क्या बोला, ग्रुप बोला। देर आर इनिशियली 8 ग्रुप। स्टार्टिंग में कितने थे, 8 ग्रुप थे, जिसमें 1 से लेकर 7 ग्रुप को फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, A एंड B। और 8 ग्रुप को कितने में डिवाइड किया गया था, 3 कॉलम में डिवाइड किया गया था। ठीक है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एक और ग्रुप बनाया गया, जिसे 0th ग्रुप बोला गया, और उसमें सारी इनर्ट गैस को पुट किया गया विदाउट, इसमें कोई भी छेड़खानी ना करते हुए अलग से कॉलम बना दिया और उसमें पुट कर दिया। ये भी एक अच्छी चीज है। जब आपने न्यूलैंड में देखा था, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद में उसमें पुट करने लगे तो सब गड़बड़ हो गया था अरेंजमेंट। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ।
देयर आर 6 पीरियड, टोटल कितने थे? 6 पीरियड थे। फोर्थ, फिफ्थ और 6 पीरियड को 2 सीरीज में डिवाइड किया हुआ था। ही अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और इसमें एलिमेंट उसने कैसे अरेंज किए थे? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। जैसे लिथियम पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब कम है, इससे ज्यादा बेरिलियम का, इससे ज्यादा बोरॉन का, ऐसे अरेंज करता गया। टू मेंटेन पीरियोडिसिटी ही लेफ्ट सम स्पेस एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर एलिमेंट। देखो न्यूलैंड में अपन ने देखा था कि कुछ एक ही जगह पर उसने एक ही स्लॉट पे दो दो एलिमेंट पुट कर दिए ताकि वो गड़बड़ ना हो। लेकिन यहां पर मेंडलीव ने जैसे किसी किसी जगह पर बीच बीच में गैप छोड़ दिए और उन्होंने बोला ये गैप डिफेक्ट नहीं है मेरी टेबल के, यहां पर फ्यूचर में एलिमेंट क्या होगा? डिस्कवर्ड होगा। जबकि न्यूलैंड ने कहा कि इतने ही एलिमेंट है बस, जबकि मेंडलीव ने क्या बोला कि यहां जो गैप छोड़ रहा हूं यहां पर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और सच में ऐसा हुआ भी। तो ये भी एक मेंडलीव का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उनको नाम भी दिया, कैसे दिया वो अभी अपन देखेंगे। तो मेंडलीव ने बीच बीच में कहीं क्या छोड़े थे? स्पेस भी छोड़े थे। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या है? अरेंजमेंट है। आप इसे एक बार अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या देखते हैं? लिमिटेशन और अचीवमेंट के बारे में एग्जाम में वो भी पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली अचीवमेंट जो थी वो थी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने कुछ कुछ जगह पर गैप छोड़े थे, मतलब एलिमेंट अरेंज कर रहा था फिर बीच में गैप छोड़ दिया, फिर एलिमेंट अरेंज कर दिया, बीच में जो गैप छोड़े उन्होंने कहा ये डिफेक्ट नहीं है, एंड प्रिडिक्ट न्यू एलिमेंट दैट हैड नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और उन्होंने कहा इस जगह पर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और उन फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट को उन्होंने नाम भी दिया। और नाम कैसे दिया? इक्का, और फिर उसके जो प्रीसीडिंग एलिमेंट था उसी ग्रुप का उसका नाम आगे लिख देता था। जैसे इक्का बोरॉन, ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। और इक्का क्या है? एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है वन, मतलब बोरॉन से एक आगे, एल्यूमिनियम से एक आगे, सिलिकॉन से एक आगे। इस तरीके से उन्होंने नाम दिए, और जहां जहां उन्होंने गैप छोड़े थे उनको नाम दिए। सच में फ्यूचर में वह एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। जैसे इक्का बोरॉन की जगह स्कैंडियम डिस्कवर्ड हुआ, इक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम डिस्कवर्ड हुआ, इक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ। तो ये पहली अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट को भी प्रिडिक्ट किया। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ इनर्ट गैस। देखो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था वो ठीक ही था, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई उसका वो एट्थ के बाद में रिपीटेशन वाला जो अरेंजमेंट था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई थी, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब की जब डिस्कवरी हुई थी, तो मेंडलीव ने इन सारे एलिमेंट को एक अलग से ग्रुप में पुट किया, और वो कौन सा ग्रुप कहलाया? जीरोथ ग्रुप, और उसे सबसे लास्ट में पुट किया। तो जो पहले से अरेंजमेंट था उसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं हुई, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हुआ, और अलग से एक ग्रुप बनाया गया, और वो एकदम सही पोजीशन भी थी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनर्ट गैस को सबसे लास्ट में ही पुट किया गया है। तो नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। व्हेन दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड they placed in a new zeroth group without disturbing existing order। मतलब पहले की कुछ भी गड़बड़ी नहीं की और अलग से एक ग्रुप बना के जो न्यूली अपने ये इनर्ट गैस की डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनको पुट कर दिया। ये भी एक अचीवमेंट थी। नेक्स्ट थी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे रो, कॉलम बोले तो पीरियड और ग्रुप बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में। पहले अपन ने जो जो भी साइंटिस्ट के नाम देखे, डॉबेरिनर का देखा या न्यूलैंड का, उन्होंने पीरियड, ग्रुप ऐसा कुछ नाम नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं दिया था, एक पीरियोडिक लॉ भी नहीं दिया था। मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ भी दिया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका? एटॉमिक मास का। तो मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियड बनाया, ग्रुप बनाया, और एक साइंटिफिक पैटर्न में क्या की सिस्टमिक पैटर्न में स्टडी करना चाहा। और उन्होंने बोला कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और इसको टू बी श्योर दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन सेम ग्रुप, कि एक ही ग्रुप में, एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो, इसके लिए उसने कुछ छेड़खानी भी की। उन्होंने क्या किया कि कुछ जगह पर जिनका एटॉमिक मास थोड़ा सा कम था उसको उन्होंने बाद में रखा, और ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा। देखो इसको समझो। जनरली
मेंडलीव ने कैसे अरेंज की थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट अरेंज है, तो इन तीनों में सबसे कम एटॉमिक मास किसका होगा, इसका, उससे ज्यादा उसको आगे रखा, उससे ज्यादा उसके आगे रखा। लेकिन कहीं कहीं पर मेंडलीव ने ऐसा थोड़ा छेड़खानी की, जैसे कोबाल्ट को निकल के पहले रखा, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकल का कितना होता है 58.7। तो हिसाब से निकल को पहले रखना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए किया कि कोबाल्ट को जिस ग्रुप में रखा था उस ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी, तो प्रॉपर्टी मैच होती रहे, इसीलिए कुछ जगह पर उन्होंने ऐसे थोड़ा अपना जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो लॉ था उसमें थोड़ी छेड़खानी की और स्लाइटली ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा, और इन्हें कहते हैं एनामेलस पेयर। ठीक है, जैसे कोबाल्ट को निकल के पहले रखा, टेलुरियम को आयोडीन के पहले रखा, वेनेडियम को क्रोमियम के पहले रखा, और इन तीनों ही केस में पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा और बाद वाले का कम है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के 3 एनोमली पेयर बताइए, 3 एनोमलस पेयर बताइए जहां पर गड़बड़ी है, तो ये 3 पेयर याद रखें आप। इनके एटॉमिक मास आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पेयर जरूर याद रखें। ठीक है, अब ये जो चीज थी आप इसे अचीवमेंट की तरह भी देख सकते हैं, और यही चीज इसकी लिमिटेशन भी है कि भाई आपने तो कहा था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर आपने ही फॉलो नहीं किया। तो और ये चीज अच्छी थी कि ऐसा करने के बाद प्रॉपर्टी एक ही साथ आ रही थी, एक जैसी आ रही थी, तो इसे अचीवमेंट में भी पढ़ेंगे अपन और ड्रॉबैक में भी देखेंगे। अपनी बुक में इसे अचीवमेंट में लिखा था, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं ड्रॉबैक पे। देखो ड्रॉबैक मैं आपको समझा देता हूं, 4 ड्रॉबैक है, आप आगे की स्लाइड से इनके बारे में नोट कर ले। मैं फिर कह रहा हूं, आगे की स्लाइड में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहां से नोट जरूर करना। तो पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन जो था उसको मेंडलीव ने, अभी अपन ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा, उसको किस लाइन में रखा, जिसमें नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी मैच करती है। तो हाइड्रोजन को उसके साथ रखा, इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मैच नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तो करती है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो सही नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अभी भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी सही नहीं है। तो एक्चुअल में ये हाइड्रोजन की, ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन की खासियत है कि उसके अंदर एक से ज्यादा ग्रुप की प्रॉपर्टी है। मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके साथ मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टी जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच कर रही है। तो ये तो इसकी खासियत है। अब किसी एक ग्रुप के साथ रखने का मतलब तो गड़बड़ी होने वाली है, लेकिन फिर भी ये पहली ड्रॉबैक थी हाइड्रोजन की पोजीशन। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। देखो आइसोटॉप की आपको एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आइसोटॉप क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास तो अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। अपने 9th में था, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, और तीनों ही आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग है, एक का 1, एक का 2 और एक का 3। अब बताओ मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किसके हिसाब से अरेंज की थी, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज की थी। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तीनों के एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, तो इन तीनों को क्या मिलनी चाहिए, अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। पहली पोजीशन पे ये आना चाहिए, दूसरी पोजीशन पे ये आना चाहिए और तीसरी पोजीशन पे ये आना चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने इन तीनों को एक ही पोजीशन पे रखा। आइसोटॉप जो होते हैं उनको मेंडलीव ने एक ही पोजीशन पे रखा, जो ऐसे देखे तो सही था क्योंकि सारे आइसोटॉप की प्रॉपर्टी एक जैसी ही होती है। लेकिन फिर भी जो उसने लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई कि जो एलिमेंट जो है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से तो इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक क्या थी, ड्रॉबैक थी। तो इस वाले टॉपिक में से आप 2 चीजें याद करनी है, आपको आइसोटॉप की डेफिनेशन याद करनी है और आपको ये समझना है कि भाई आइसोटॉप के एटॉमिक मास तो अलग अलग होते हैं, तो उन्हें अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, जबकि मेंडलीव ने तो एक ही पोजीशन पे पुट कर दिया था, कोई तकलीफ नहीं। तीसरा है एनामलस पेयर। ये देखो ये 3 पेयर लिखने हैं। इन पेयर की क्या खासियत थी कि इन पेयर में जो ये पेयर है ये किसके हिसाब से नहीं है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा और बाद वाले का क्या है, कम है, तो ऐसे पेयर को एनामलस पेयर का, तो ये भी एक लिख दें। और एक पॉइंट है कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट।
देखो मेंडलीव ने जैसे मान लो ए एक एलिमेंट अरेंज किया, फिर बीच में गैप छोड़ दिया, फिर बी एलिमेंट अरेंज किया, और उन्होंने कहा कि यहां पर फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा। लेकिन कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे ये कैसे पता करें? क्यों ऐसा क्यों नहीं पता कर सकते, इसका कारण समझाता हूं। जैसे मान लो कि ए बी सी डी, यहां पर बीच में गैप है और एक एफ है, और मान लो कि इन सब के बीच में एक यूनिफॉर्म गैप है। जैसे मान लो यहां पर 2 का गैप है, इस 2 के बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, और इसके बीच में 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में एक और डिस्कवर्ड होगा, 2 का गैप पे एक और फिर एक। तो अगर ये गैप जो है यूनिफॉर्म होता तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाता कि कितने प्रिडिक्ट होंगे। लेकिन यहां पर गैप में ऐसा कोई फर्क नहीं है, जैसे इन दोनों के बीच में तो एक का भी गैप नहीं है, तो कहीं पे 1 का गैप था, कहीं पे 10 का भी गैप था, कहीं पे 5 का भी गैप था। तो गैप यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से ये तो पता चल रहा था कि बीच में मतलब एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, लेकिन कितने होंगे ये पता नहीं चल रहा था। तो ये कुछ ड्रॉबैक थी किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लो। पहला, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बहुत पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन आता है छोटा सा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाते समय कितने एलिमेंट थे, तो कितने थे, 63। एक और ये चीज पूछी जाती है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट बताइए। और सबसे ज्यादा, एक तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से? ये ड्रॉबैक और क्या पूछी जाती है, अचीवमेंट। मतलब इस पूरे टॉपिक में से 3 अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो एक तो पीरियोडिक लॉ और एक ये ड्रॉबैक और अचीवमेंट। वैसे पूरा एक साथ भी आ सकता है बड़े क्वेश्चन में, तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए। और मैं फिर रिपीट करता हूं, ये ड्रॉबैक का डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड से नोट जरूर करें, भूले ना उसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब अपन करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।